नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के सबसे बड़े चुनावी घमासान की खबरों को लेकर है। सबसे पहले आपको आज की टॉप चुनावी खबरें बता देते हैं। पहली खबर यह है कि कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ये जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल से 21 मई तक मतदान की प्रक्रिया खत्म करा ली जाएगी और 27 मई तक चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जा सकते हैं। इसी लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत संभावना नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी साथ कराए जा सकते हैं। इसे लेकर अनौपचारिक मुलाकातें और बैठकों का दौर भी जारी है। वैसे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव इस बार 6 से 7 चरणों के हो सकते हैं। इसमें करीब 3,40,000 केंद्रीय सशस्त्र बलों की मांग चुनाव आयोग की ओर से की गई है। इस बार के चुनाव में 97 करोड़ से अधिक मतदाता करीब 1.25 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इसी चुनाव को लेकर हमारे देश में 2 गुटों के बीच चुनावी मुकाबला होना है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए है तो दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया है। मुद्दे तमाम हैं, दावे और वायदे भी तमाम हैं। वोट बैंक वाली चुनावी रणनीतियां हैं, सीटों का तालमेल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों बड़े गठबंधनों के बीच कैसा मुकाबला है, इसी पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चुनावी तारीखों को लेकर कयास तेज हो चले हैं, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको देते हैं। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल और केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो लोकसभा चुनाव में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वो खुद हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने कहा है कि उनके साथ 3 सांसद भी अपनी अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच डील फाइनल होने पर पशुपति पारस के खेमे से खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली से सांसद वीणा देवी चिराग पासवान के खेमे में चले गए हैं। लेकिन पशुपति पारस ने 3 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। चाचा भतीजे में जब रार छिड़ी थी तो चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। सभी सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी से समीकरण के बाद बिहार के चुनावी माहौल में तेजी से परिवर्तन आया है। पशुपति पारस की ओर से क्या बयान सामने आया है, सुनिए। हमारी पार्टी के जो हम 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। पारस का आगे का रुख क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ शशि भूषण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शशि, अब पशुपति पारस के इस बगावती तेवर के बाद आगे का क्या माहौल है? कौन कौन से ऐसे सांसद हैं जो पशुपति पारस के साथ मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पशुपति पारस से जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब जो चिराग पासवान जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे अलग जाते हुए पार्टी और परिवार में जो टूट हुई थी चित्रा, उनके साथ 5 सांसद गए थे। एक खुद पशुपति पारस, उसके अलावा उनके भतीजे प्रिंस राज, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर के अलावा वीणा देवी और महबूब अली कैसर। वैशाली से वीणा देवी सांसद हैं और चौधरी महबूब अली कैसर जो हैं वो खगड़िया से सांसद हैं। ये इस वक्त चिराग पासवान के कैंप में हैं। वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कल भी उनकी मुलाकात हुई थी चिराग पासवान से। लेकिन चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं, इसके अलावा समस्तीपुर से जो प्रिंस राज सांसद हैं और खुद पशुपति पारस जो हाजीपुर से सांसद हैं, वो एक कैंप में हैं। और आज पशुपति पारस ने ये कहा भी है कि वो इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। अगर आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाती है और वाकई पारस खेमे को, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसको कोई सीट नहीं मिलती है
तो उन परिस्थितियों में वो आगे का फैसला लेंगे। उनके विकल्प खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो खुद हाजीपुर से लड़ेंगे, नवादा से छोटा सा जवाब शशि, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पशुपति पारस के लिए, ऐसा नहीं है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी से वो बार्गेन की पोजीशन में है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान के लिए 5 सीटों का ऐलान बीजेपी की ओर से कतई नहीं किया जाता, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। तो फिर छोटा सा जवाब पशुपति के लिए चिराग कौन साबित हुआ? क्या वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? बहुत मुश्किल है, वहां भी बहुत कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि उनके पास वो जनाधार नहीं दिखता है चित्रा, और ये शायद इस वक्त जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी समझ रहे हैं, इसलिए उन्हें खुले खुले कोई ऑफर नहीं दे रहा है। आप ठीक है, पशुपति पारस एडजस्टमेंट कर लें साथ में, लेकिन वहां भी बगैर शर्त के उनको जाना होगा। कोई शर्त रखने की स्थिति में फिलहाल पशुपति पारस नहीं है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, पशुपति पारस ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं, लेकिन आगे क्या होगा? क्या वास्तव में एनडीए का साथ वो छोड़ देंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब से कुछ ही देर के बाद 6:30 बजे वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, वो भी खबर आप तक विस्तार से हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोनों ही खेमों में हलचल तेज हो चली है। जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है, इसी पर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जी, आप को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के। शशि शेखर जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जयंता घोषाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मुस्कुराहट तो दिख रही है, लेकिन क्या है तैयारी? उधर इंडिया गठबंधन ने भी अपने पूरे तेवर कड़े कर लिए हैं चुनावों के मद्देनजर। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे पावन पर्व है उसका शुभ मुहूर्त कल घोषित होगा, और मुझे लगता है कि एक तरफ तो उसके लिए हमारा मिशन और विजन के साथ किस प्रकार से एनडीए का काम चल रहा है कि अब की बार केवल हम ही नहीं, अभी चिदम्बरम जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर थे, वहां पर राजदीप सरदेसाई से कह दिया कि 2/3 मेजोरिटी आने वाली है और ये लोग फिर फलाना फलाना चीजें करेंगे, परंतु मान तो लिया कि 2/3 मेजोरिटी हमारी आ रही है। तो कम से कम खड़गे जी के बाद अब चिदम्बरम जी भी मानने को तैयार है, क्योंकि एक मिशन और विजन के साथ हमने देश के लिए काम किया है। जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंचाना है, 12 करोड़ नल से जल करना है, 12 करोड़ टॉयलेट करना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। और दूसरी तरफ देखे क्या है, कंफ्यूजन और डिवीजन की पॉलिटिक्स है। अब देखिए, शुभ मुहूर्त की मैं बात कर रहा हूं, परंतु राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में निकली है कि जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पर निकले इंडी गठबंधन कदम। बंगाल में दीदी छोड़ गई, बिहार में संयोजक छोड़ गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी छोड़ गई, गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा छोड़ गए, केरल से वायनाड छोड़ने को कह दिया है। तो मुझे लगता है एक तरफ मिशन और विजन वाले हैं जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, और एक तरफ वो है जो गठबंधन में कंफ्यूजन और केवल अपने परिवार को आगे ले जाने की बात करते हैं। बोलिए तहसीन पूनावाला जी, कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है? और यहां पर पहले इन्होंने जिक्र किया, पी चिदम्बरम साहब भी अब कह रहे हैं कि इनकी तो बहुमत के साथ जीत होने वाली है, 2/3। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने पी चिदम्बरम साहब का वो बयान सुना नहीं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कहा। हो सकता है उन्होंने राजदीप को ये कहा हो कि इनके ये 2/3 मेजोरिटी लाना चाहते हो ताकि ये संविधान में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, शायद वो हो। लेकिन आप जानते हो कि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो किस स्टेटमेंट को किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। खड़गे जी के बारे में कहा, खड़गे जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो तो हम जानते हैं, लेकिन चलो वो विषय नहीं है डिबेट का। आप इतने ही कॉन्फिडेंट है कि आप चुनाव जीतने वाले, 2/3 मेजोरिटी, ये जो भी इनको कॉन्फिडेंस है, ये इनका कॉन्फिडेंस है, मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आप काहे गठबंधन किए जा रहे हो? आप काहे चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई लड़ा रहे हो? वहां पे कर्नाटका में बगावत शुरू हो गई। ईश्वरप्पा जी कह रहे मैं येदियुरप्पा जी के पुत्र के खिलाफ लड़ने वाला हूं, वो परिवारवाद इनको दिखेगा नहीं। इनके पास कुछ नहीं है जनता के पास कहने के लिए। इनके पास न नौकरी का हिसाब है, न इनके पास इन्फ्लेशन का हिसाब है, न इनके पास रोजगार का हिसाब है। आपको लगता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के 2 दिन पहले आपने 2 रुपए पेट्रोल के दाम कम कर दिए, कुछ गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, उससे आप चुनाव जीतने वाले? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव भाजपा हारने जा रही है, एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 2/3 मेजोरिटी छोड़िए, हारने वाले 3 डिजिट तक नहीं पहुंचे। ठीक है, शशि शेखर जी आपके पास आते हुए, इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? अब चूंकि चुनावी तारीखों के ऐलान में बहुत कम वक्त बाकी है, ऐसे में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है?
मैं फैसला को जवाब देने से पहले इनफैक्ट चित्रा, मैं खुद भी अपने से एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो एसबीआई का डाटा उन्होंने घोषित किया है और जिस पर अभी कई रोमांचक मोड़ आने वाले हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियां उसको किस तरीके से देखेगी, उसे किस तरीके से सामने रखेगी, और जो लोग किसी को चोर किसी को कुछ और बताते रहे हैं वो कैसे इसको हैंडल करेंगे और किस तरीके से जनता उस पर रिएक्ट करेगी। मेरे ख्याल में इतिहास इसको बहुत गंभीरता से देख रहा है। बाकी तो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, ये वो तो हमेशा होते ही रहे, लेकिन ये जो खुलासे हुए हैं और जो खुलासे अभी होने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में बहुत गौरतलब है कि इस चुनाव को वो कोई मोड़ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या ये भी ऐसे फुस है क्योंकि हमाम में सब लोग एक जैसे हैं। चित्रा, और उसी तरह की तस्वीर भी दिखी है क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 जो 6 पोजीशन तक की पार्टियों को हम देखें तो आशुतोष जी, आपको लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में बनेगा, चूंकि चुनाव की तारीख के ठीक पहले वो लिस्ट सामने आ गई है जिसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर ज्यादा ही हमलावर है। देखिए, उसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो टॉप 3 हैं उनके यहाँ ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे और साथ ही साथ सीबीआई के छापे, और उसी के साथ साथ फिर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड। उसमें अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि किसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये पैसे दिए गए हैं, लेकिन इस बात को स्पष्ट है कि विपक्ष तो इलेक्टोरल जो ईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकती या सीबीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आईटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर जो बड़ी चीज है वो ये कि ये चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर ही होगा। या तो उनके पक्ष में वोट पड़ेंगे या उनके खिलाफ वोट पड़ेंगे। बीच में कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष अभी तक तो खड़ा नहीं कर पाए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हां, जब एक बार कैंपेन शुरू हो जाएगा, सारे टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, सारे लोग एक साथ आएंगे, उसके बाद किस तरीके की रंगत होती है वो देखने लायक होगी। लेकिन मुझे एक चीज जो मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप 370 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 400 की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हर जगह तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या है, कांग्रेस का खाता बंद करने की जरूरत क्या है, टीएमसी के 10 करोड़ लेने की जरूरत क्या है, ये एक ऐसे सवाल है। अगर आप बिहार में बहुत कॉन्फिडेंट है तो आपको नीतीश कुमार को लाने की क्या जरूरत है, आपको चिराग पासवान को लाने की क्या जरूरत है, आपको बाकी जगह करने की क्या जरूरत है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे ख्याल से अभी आने वाले वक्त में मिलेगा। एक पत्रकार होने के नाते या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये कह दूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली, या मैं ये कह दूं कि इंडिया गठबंधन की 300 सीट आने वाली, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस डिबेट में पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज किया गया है और जिस तरीके से उसकी जानकारियों को छुपाने की कोशिश की गई है, जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा घोटाला है। वो कब तक सामने आ पाएगा नहीं आ पाएगा देखने वाली बात है। ठीक है, 2 चुनावों का दम क्या रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, अब माफ कीजिएगा शहजाद जी, अनुराग जी आ रही हूँ उसके बाद। आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आ रही हूँ आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा था रफाल भी बड़ा मुद्दा बनेगा, चौकीदार चोर भी बड़ा मुद्दा बनेगा, पेगासस भी बड़ा मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा था इनके सत्य हिंदी में बहुत अच्छा डिबेट शो होता है। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में इनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई, राजस्थान में कटोकट की फाइट है। तो सत्य हिंदी का मैं थंबनेल लेकर नहीं आया हूं, परंतु छोड़ दीजिए इस बात को। तो आशुतोष जी के राजनीतिक विश्लेषक होने का मैं सम्मान करता हूं, परंतु वो किस दृष्टि से बोलते हैं पर छोड़ दीजिए, मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए, अब इन्होंने कहा इलेक्टोरल चंदा, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जनता से बॉन्ड टूट गया है तो अब भ्रम फैलाना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मैं आपको 3 स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं। ये पाकिस्तान में जो काम, वो सीपैक में जो काम कर रही है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें सीपैक के नाम पर हब पावर कंपनी ने कांग्रेस को चंदा दिया है। कांग्रेस के बीच में मत बोलिए, कांग्रेस के आरजीएफ के अंदर चाइना ने तो डायरेक्ट चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग वाले को लेफ्ट वाले डिफेंड कर रहे थे, कम्युनिस्ट को 2 करोड़ का चंदा, अभिषेक सिंघवी के लॉयर। हेट्रो लैब्स का जो मालिक है वो तो राज्यसभा गया बीआरएस के खाते से। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उनको बीआरएस ने दिया। टीएमसी को आईएफबी ने, एग्रो ने दिया चंदा। और भाजपा का 18 राज्य सरकार होने के बाद उसका पर स्टेट कितना चंदा है, और इन्होंने, प्लीज बीच में मत बोलिए, और पर स्टेट कांग्रेस को कितना चंदा मिला और टीएमसी को कितना मिला और बीआरएस को कितना मिला, ये आंकड़े निकाल दीजिए। परंतु आगे के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि 1 से 10 आगे सामने है, पर 10 सेकंड और प्लीज तहसीन प्लीज। चित्रा जी, मैं बहुत सारे लोगों का जवाब एक ही व्यक्ति दे रहा है, मुझे पूरा एक जवाब देने दीजिए। और तहसीन और आशुतोष ने कहा
था कि अगर आप लोग की 370 आ रही है, 400 आ रही है, तो क्यों आप गठबंधन कर रहे हो? मान्यवर आप बता दीजिए कि जिस आम आदमी पार्टी को स्वयं तहसीन पुनावाला ने गालियां बकी थी, कहा था कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ढोंगी लोग हैं, इनके साथ आज आप पंजाब में गठबंधन नहीं करते हो, दिल्ली में गठबंधन कर देते हो, जिन्होंने भारत रत्न राजीव गांधी का वापस मांगा था। सुन लीजिए ना, 10 सेकंड और दे दीजिए, क्यों इतना आप जल्दबाजी में? 10 सेकंड और दे दीजिए। उन्होंने महंगाई की बात की। चित्रा जी जरा बताइए कि 5.5% से कम है महंगाई दर, 10% महंगाई दर इनके समय पर था। राजस्थान में चरम पे महंगाई थी और चुनाव महंगाई के इशू पे हुए, मध्य प्रदेश में हम जीत कर आए और राजस्थान से इनकी सरकार बर्खास्त हुई। मैं आपके पास आऊंगी जल्दी जल्दी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी बहुत बेचैन हो रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, उनकी टिप्पणी। अनुराग भदौरिया जी, बड़ा मुद्दा क्या होगा? ये 370 बीजेपी 400 पार एनडीए के लेकर के बैठे हुए हैं। अब तो ज्यादा दिन भी नहीं बाकी हैं, कल ऐलान हो जाएगा तारीखों का, उसके बाद पहले चरण की वोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी की परेशानी तो आपको दिख ही रही है, घबराहट, हड़बड़ाहट, हड़बड़ करके बोलने का देख रहे हो ना आप। तो उनका हाल पता है क्या? चंदा वाला खेल खुल गया, देखो भैया पोल खुल गया, सामने अभी मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखा चित्रा जी, ये स्टूडियो का फायदा लेते हैं, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में कभी तो आइए। अरे चुप रहो, राष्ट्रीय मस्करा मत बनिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार है क्या इनको? उनको व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार है, व्यक्तिगत टिप्पणी तो फिर बोल दीजिए राष्ट्रीय मस्करा ना बनिए। हमारे साथ 3 बड़े कुत्ते वाला राष्ट्रीय मस्करा बन चुका है। मैंने किसका नाम लिया? प्लीज अनुराग जी, टिप्पणी करो, पूछा गया है उस पर जवाब प्लीज। अपने मन में चोर है अनुराग भदौरिया जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं, मुद्दे पर दूसरों को बोल रहते रहे हैं। हैं। अनुराग जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज, ठीक है। अपनी बात कह लूं? बोलिए। देखिए, मैं मुद्दे पे ही हूं, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। मैंने कहा चंदा वाला खेल खुल गया, देखो भैया पोल खुल गया, सामने आ गया काला धंधा, दिख गया इनका गंदा धंधा। बीजेपी का मतलब मामला 2024 में पड़ेगा मंदा। कौन है चंदा मामा? ये काले धन का गंदा मामा। अब इसके जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों होती है? भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा तो सभी को मिला है आपके हिसाब से, फिर आप क्यों परेशान होते हो भाई? आपको तो नहीं परेशान होना चाहिए, आपको तो हमारी आवाज में आवाज मिलाना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया, इलेक्ट्रोल यहाँ पे नंबर बॉन्ड नंबर क्यों नहीं बताए गए? बताइए, आप मेरे स्वर में स्वर मिलाइए। चंदा तो सबको मिला है, तो आपका मन अगर साफ है तो आप बचाने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे समझ में बात नहीं आती। जब अगर अभी आप ईवीएम की बात करोगे तो अब ईवीएम को बचाने भी आ जाएंगे, उसमें भी कूद पड़ेंगे। अरे भाई क्यों? आपका क्या है? आपके मन में कौन सा पाप है? आपके मन में कौन सा चोर है जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो? 11 सीटें दी हैं आपको यूपी में। अनुराग भदौरिया जी, कब तक ईवीएम? कई बार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह का अनुमान जताते हैं कि ईवीएम का मुद्दा तभी लेकर आते हैं विपक्षी दल जब लगता है कि चुनाव के बाद उनकी स्थिति, अब आगे मैं नहीं बोलूंगी, आगे आप समझ जाइए खुद से। अच्छा, अच्छा ये बताइए चित्रा जी, बता दीजिए, नहीं ये बताइए कौन सा वर्ग इनको वोट देगा? महिला इनको वोट देंगी जिनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किया था? देंगी क्या? मैं आपसे पूछता हूं। बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है लगातार, वो इनको वोट देगा क्या? किसान वोट देगा क्या जिसके ऊपर आंसू गैस के इन्होंने वार किया, कील कांटे बिछाए? आप बताइए, अग्निवीर इनको वोट देंगे क्या जिन्होंने 4 साल की नौकरी पे लाके खड़ा कर दिया? मणिपुर की जिस तरह का न्याय, वो वोट देंगे क्या? छात्र इनको वोट देंगे क्या जिसका पेपर लीक होता है लगातार? कौन वर्ग वोट देना चाहता है? कोई भी वर्ग? हमें शिक्षक इनको वोट देंगे क्या? शिक्षक जो अपने भर्ती के लिए लगातार अपॉइंटमेंट लेटर के लिए धरने पे बैठा रहते, कौन वर्ग धरने पे नहीं बैठा है जो इनको वोट दे देगा? एक एक टिप्पणी बाकी लोगों को भी ले लेती हूं, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। एक सेकंड, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, इसके मतलब ओपिनियन पोल, जो ओपिनियन पोल बनाने वाले लोग हैं, ये सरकार के इशारे पे अपना ओपिनियन पोल देते हैं। इनका अपना ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन पोल बनवा रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया जनता मेरे खिलाफ है, पार्टियां तोड़ रहे हैं, नेता तोड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला शुरू किया, ओपिनियन पोल। हर जगह ओपिनियन पोल हो रहा है। इसके पहले कब ओपिनियन पोल होता था? हर एक दिन बाद ओपिनियन पोल, हर दूसरे दिन ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल हो गया जैसे रेवड़ी बांटी जा रही है। अनुराग भदौरिया जी, वैसे तो मैं आपको बीते 15 सालों से देख रही हूँ, आ गई भैया, और बीते 15 सालों से ज्यादा समय से ओपिनियन पोल चल रहा है, कुछ नया नहीं है उसमें, और हर रोज भी चलता है जब चुनाव नजदीक आता है। चलिए ठीक है, अब उस पर नहीं जाते। धीरेन्द्र जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद संजय कुमार जी, जयंता जी, मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों को मुश्किलें पैदा कर सकता है। धीरेन्द्र कुमार जी। अंजना जी, देखिए, दो सरकारें भ्रष्टाचार में, चित्रा जी, हाँ कोई बात नहीं, दो सरकारें कांग्रेस ने गवाई है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। ये लोग 2 चुनाव में लगातार चाह रहे हैं कि ये पवित्र सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उसको किसी तरह से कालिख लगाने का ये लोग काम करें।
उसमें इन लोगों को सफलता नहीं मिल रही, तो तरह तरह के ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि किसी तरह से इस सरकार पे काले दाग लगाओ, क्योंकि मुद्दे तो कुछ है नहीं इनके पास। सरकार लगातार विकास कर रही है और लोग हर एक चुनाव में प्रधानमंत्री जी को वोट करते जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी ओपिनियन पोल को भी ठहरा रहे हैं कि ये गलत है, हर एक चीज को ईडी को भी ठहरा रहे हैं गलत है। पिछले बार इन्होंने ओनियन पोल किया था, प्याज लेके घूम रहे थे, उसके बाद 4 सरकारों में चुनाव हुई, 4 जगहों पे राज्यों में 4 सरकारें आई, कहां गया इनका ओनियन पोल? किसी ने महंगाई को नहीं देखा, फिर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। अरे खुद पहले आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं, और आपके भ्रष्टाचार के मुद्दे तो नहीं चल सकते इस देश में। आप देश को गुमराह कर रहे हैं, ये सभी लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में सभी ने पैसा लिया, अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा था तो उस समय बाकी पार्टियों को तो डिनाई कर देना चाहिए था कि नहीं भाई, हम इससे सहमत नहीं है, हमको इस तरह के पैसे नहीं चाहिए। अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को पैसे देती है, ठीक है, आज टीएमसी को भी मिला हो, हर पार्टी को भी मिलता हो, वो चंदे पे ही सब सरकार चलती है, तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना बहुत आसान है। आप बताइए कि उसके एवज में कोई ऐसा प्रूफ है क्या कि उन कंपनियों को किसी तरह का कोई सरकारी लाभ दिया गया हो? और अगर नहीं लेते हैं चंदा तो क्या उस कंपनियों का काम यहाँ पे बंद करवा देना चाहिए जिन लोगों ने चंदा दिया था? इनका ये कहना है कि जो देश की जो बड़ी कंपनी जो ग्रोथ कर रही है, चंदे वो देती है, तो क्या उनका ग्रोथ रेट खत्म कर देना चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, देश को फिर अंधेरे में ढकेल देना चाहिए? हाँ, ये लोग एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। ये जो लेट लतीफी हुई उसकी वजह से इस तरह का परसेप्शन गया कि आखिर कौन है जो इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता है। तहसीन जी मैं आऊंगी, संजय कुमार जी और जयंता दा बहुत देर से जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी आपके पास आते हुए, इस बार के इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आता है? और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात यहां पर की जा रही है, क्या आम जनता इसको जेहन में रखकर आपको लग रहा है कि वोट करने के लिए जाएगी? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है इस बार के चुनाव में मुद्दा एक ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप दोबारा या आप कहें तिबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुनाव के केंद्र में है। चुनाव उनके इर्द गिर्द होगा, या तो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट पड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में वोट पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि मुद्दा अहम है, निश्चित रूप से एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन जनता का इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा विपक्षी पार्टियां इसको एक जनता के बीच में मुद्दा बनाने में सफल होंगी। तो चुनावी मुद्दा ये मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि मैं ये कह रहा हूं मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन चुनावी मुद्दा 2024 के चुनाव में नहीं बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ता। एक और मुद्दा है जिसका जिक्र करना चाहूंगा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, और बीजेपी कोशिश करेगी कि इसे भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। काफी हद तक उत्तर भारत के राज्यों में ये भी एक मुद्दा बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन कुल मिला के कहूं तो ये 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, रामनवमी का आपने जिक्र किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उस दिन छुट्टी की घोषणा कर दी है, तो कई राज्यों की इस पर नजर है। और क्या रामनवमी के दिन अयोध्या में कोई बड़ा कार्यक्रम भी किया जाएगा, क्योंकि उसी समय चुनाव चल रहे होंगे? ये भी बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि यकीनन राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी इतनी आसानी से छोड़ने वाली कतई नहीं है। जयंता घोषाल जी, आपको क्या नजर आता है? एक तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में, और पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, इस बार 2024 में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जैसे अभी चर्चा हो रहा था, मोदी जी इज द मेन फैक्टर। मतलब, और जो परसेप्शन है पूरी देश में और जहां भी जा रहा हूं कि 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ऐसे पॉपुलर परसेप्शन नहीं है। और इसका कारण है प्रतिपक्ष। हम 40 साल पत्रकारिता कर रहे हैं, शशि जी भी हमके साथ सहमत होंगे कि विरोधी जो होते हैं, जो प्रतिपक्ष होते हैं, वो मुद्दा बनाते हैं। मैंने बोफोर्स देखा, मैंने हर 2G स्पेक्ट्रम इशू कितना बड़ा प्रतिपक्ष का मुद्दा हुआ। इस बार मुद्दा बना रहे हैं रूलिंग रेजिम। मोदी जी और बीजेपी मुद्दा बना रहे हैं चुनाव का। राम मंदिर, आप चित्रा जी आप जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 आप माने या ना माने, ये तो भाजपा का बहुत क्लासिकल मुद्दा है।
और वाजपेयी जी के समय कोalition था, वो नहीं कर पाए। तो ये जो मोदी जी ने जो किए हैं, इसमें मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हार्डकोर बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो खुश है। और उसके बाद ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व, मैं तो कहता हूं हिंदुत्व प्लस मोदित्व, क्योंकि अभी विश्व गुरु का इशू आ गया है। अभी जहां मोदित्व, हिंदुत्व प्लस मोदित्व, क्योंकि मोदी का जो ब्रांड, इंग्लिश में कहेंगे तो ब्रांड इक्विटी ऑफ मोदी, ये हिंदी में हम मोदित्व कहते हैं कि जहां जैसे देखिए साउथ और बंगाल, ये दो जगह में अभी कितना मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, और प्रतिपक्ष में इंडिया में हम विनम्रता के साथ, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, राहुल जी के जो अभी तक जो एक्टिविटीज है, एज ए पत्रकार हम ऑब्जेक्टिव स्टडी, हम तो उम्मीद किए थे कि प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ा नारा लगाएगा। आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप कह रहे हैं कि जॉब, बहुत सारा इश्यूज, वो है कहां? उसके लिए कितना आंदोलन हमने देखा है 10 साल में। तो इसीलिए अभी अमित शाह जी ने जब अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम थे उस दिन अशोका रोड में, पुराना ऑफिस में, उसमें बोले थे कि अगर हमको पैन इंडियन पार्टी बनना है तो साउथ में जाना पड़ेगा, बंगाल में जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा जी। असम में कांग्रेस रेजिम था ना, हितेश सैकिया को मैंने देखा, आज कहां हो गया है कांग्रेस। अभी ये जो डिजेनरेशन ऑफ कांग्रेस का जो वैक्यूम हुआ है, अभी देखिए इस समय भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अडवाणी जी, वाजपेयी जी के समय कैलकाटा कॉर्पोरेशन में 2 काउंसिलर जीता था, चित्रा जी, उसके लिए गुलाल लेके सेलिब्रेशन हुआ था, और बीजेपी सेंट्रल ऑफिस स्टेटमेंट किया था कि खाता खुला। आज 77 एमएलए है भाजपा का पश्चिम बंगाल में, राज्यसभा में एमपी भेज रहे हैं। क्या ये सक्सेस स्टोरी नहीं है? तो अगर 100 रुपया गैस का प्राइस कम कर दिए हैं, उसमें सवाल और है कि इसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। आप पॉपुलिस्ट मेजर क्यों ले रहे हैं? डीजल में भी जनता पूछ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं, कभी कभी एक फास्ट बॉय कॉलेज में होता है, मैंने देखा है कि कोई इश्यू छोड़ता नहीं है। ठीक है। अगर वो ये इसको कहते हैं टॉर्टोराइज अप्रोच। ठीक है। कि आप खरगोश बनना चाहेंगे, या तो आपका जो अप्रोच होगा कि कोई इश्यू हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली नहीं है कि कहां क्या सीट होगा, उसमें भी फॉल्ट लाइन रिपेयर, जैसे अभी बिहार का चर्चा आप कर रहे थे। ठीक है। अभी एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल में दिल्ली में कितना सीटिंग एमपी को टिकट नहीं दिया गया है। तो वो भी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी भी, उसमें भी प्रतिपक्ष के साथ कोई मैच नहीं है। इट्स अ वेरी अनइवन बैटल दिस। शशि शेखर जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप उनकी बातों से सहमत होंगे बहुत सारे मुद्दों पर। मुझे लग रहा है एक टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं स्टूडियो में आती हूँ। शशि जी। मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूं। एग्जैक्टली ये बात सही है कि मोदी के नाम पर रेफरेंडम एक तरीके से मोदी या मोदी नहीं, इसके बीच की कोई स्थिति कहीं भी नहीं है चित्रा। और ये बात मैं चुनावों में बहुत सालों बाद देख रहा हूं। इनफैक्ट जब मैं पत्रकार नहीं था तब इंदिरा जी के नाम पर इस तरह की चीजें होती थी, हम बच्चे थे और पढ़ते थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। आज वही सेम स्थिति है। तो मैं जयंतो दादा की बातों से और संजय जी की बातों से सहमत हूं। आशुतोष भी घूम फिर के यही बात कह रहे थे, तो वो एग्जैक्टली यही। शशि जी तो पूरी बातें, एक बार आशुतोष जी का भी जिक्र आ गया, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर टॉस किया जा रहा है कि उनकी बातों को ले लिया जाए। तो आप जयंता ने शशि शेखर जी को कहा, आशुतोष जी ये बात तो सच है ना कि मौजूदा जो पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी से शुरू, उन्हीं पर खत्म। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कुछ महीने पहले तक कि इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो मोदी को उखाड़ फेंकेगा, जगह जगह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा था। लेकिन बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक देख लीजिए आज स्थिति क्या बनी। जैसे 1970 और 1980 के दशक की बात है फिल्म इंडस्ट्री में, अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन 1 से 10 तक लाइन वहीं पे होती थी। लेकिन वो दौर भी था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में एक के बाद एक बुरी तरीके से फ्लॉप होने लगी और अमिताभ बच्चन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है कि आज जो अपराजय है वो कल पराजित नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज मैं ये कहूं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी कोई मुद्दा नहीं है, तो शायद मैं राजनीति को नहीं समझता हूं या फिर राजनीति को नहीं देखता हूं। हकीकत क्या है? हकीकत इसी बात को लेकर यह कि चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है और उनके ही नाम पर वोट पड़ेगा।
लेकिन अभी भी एक चीज को मत भूलिएगा कि पिछले बार भी बहुत मेहनत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 37% वोट पड़ा था, जबकि कांग्रेस जब अपनी उरूज पर थी तो 44% अकेले उस पार्टी को पड़ता था। मैं उनके गठबंधन के साथियों को जोड़ ही नहीं रहा हूं। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लगेगा। 44% का कब का जिक्र कर रहे हैं? ये मैं आप उठा के देखिए, 1952 देखिए, 1957 देखिए, 1963 देखिए, 1967 में कम होती है उनकी सीटें, 40 के आसपास आती हैं, फिर आप 1980 में आके पहुंच के देखिए। मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। आप केरल के अंदर खाता नहीं खुलता, तमिलनाडु के अंदर खाता नहीं खुलता, तेलंगाना में स्थिति आपकी कमजोर है, आप आंध्रा में आपका खाता नहीं खुलता, पंजाब के अंदर आप बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं, और आप चले जाइए दूसरे इलाकों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो देखिए जहां भी जब जो भी सत्ता में केंद्र में होता सारी पार्टियां उसी के इर्द गिर्द हो जाती। सवाल इसी बात को लेकर ये कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही या नहीं हो रही? वो दक्षिण में इतनी मेहनत कर रहे हैं आज से लेकर लगातार अगले 4-5 दिनों तक का उनके बड़े बड़े कार्यक्रम। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मेहनत करते हैं, लेकिन आप राहुल गांधी की मेहनत को आप कर देंगे? जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हो, जो आदमी मणिपुर से महाराष्ट्र जा रहा हो, हम उसकी मेहनत को किनारे रख देते हैं, हम उसकी मेहनत को मेहनत नहीं मानते। तो एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे, हारते थे। कितने चुनाव हारे? 1952 से लेकर 1989 तक 7% की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। किसी 40 साल मेहनत की एक भी राज्य के अंदर सरकार नहीं बनी, एक भी राज्य के अंदर सरकार नहीं। आज कम से कम कांग्रेस पार्टी। मैं फौरन लौट रही हूँ, शहजाद इस पर जवाब देने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर ये आ रही है, कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो की इजाजत मिल गई है। आपको बताते चले, मद्रास हाईकोर्ट ने मोदी को दी है रोड शो की इजाजत। पहले इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब फिलहाल दक्षिण भारत में जिस तरह की ताकत प्रधानमंत्री की ओर से लगाकर रखी गई है, एक के बाद एक कई बड़े कार्यक्रम लगातार वहां पर किए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में दक्षिण भारत की 130 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनमें कर्नाटका में सबसे ज्यादा 25 और उसके बाद तेलंगाना में 4 सीटें हैं। लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में ये कोशिशें प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही हैं, थोड़ी देर में कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो की इजाजत मिल गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है प्रधानमंत्री की अलग अलग जगहों पर, वहां पर कार्यक्रम होने वाले हैं। 17, 18, 19 को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का दौरा करने वाले हैं। 17 मार्च को 5 बजे पालनाडु में एनडीए की रैली होगी, हैदराबाद राजभवन में वो रहेंगे। 18 मार्च को शिवमोगा में, कोयम्बटूर में रोड शो होगा और कोयम्बटूर सर्किट हाउस में रहेंगे। और फिर 19 मार्च को 10:30 बजे पलटकर में रोड शो होगा, 1 बजे सालेम में रैली करेंगे। तो दक्षिण भारत में ये पूरी ताकत उनकी ओर से झोंक कर रखी गई है और रोड शो की इजाजत मिल गई है। शहजाद जी, आप आशुतोष जी की बातों पर पहलू है तो मुझे समय दे दीजिए इसका जवाब एक एक करके देने का। पहले तो मैं आशुतोष जी को बता दूं कि आज की तारीख में भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 30 सांसदों के साथ है। हमारी प्रेजेंस तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, पुदुचेरी में सरकार है, होम मिनिस्टर वहां का हमारा है और कर्नाटका में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? डीएमके का प्रेजेंस तेलंगाना में है क्या? डीएमके का प्रेजेंस केरला में है क्या? दूसरी बात, हम लोग केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, आज काशी तमिल संगमम हो, सेंगोल को उसका सही स्थान देना हो, या जिस प्रकार से अनुष्ठान के समय प्रधानमंत्री मोदी जो सारे उन सनातन केंद्रों पर गए जो प्रमुखता से साउथ इंडिया में थे, तो आदि शंकराचार्य ने जैसे एक सूत्र में बांधने का काम किया, वैसे ही आज कार्य भारत को बांधने का हो रहा है। परंतु दूसरी तरफ क्या हो रहा है? राहुल गांधी की मेहनत की दिशा में भारत को बांटने में, नॉर्थ साउथ डिवाइड किया जा रहा है। मुझे बताइए कि आज जो 1980s और 90s की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट डाल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? मोदी की गारंटी मतलब क्या? 370 हटा, मोदी की गारंटी 3 तलाक का कानून आया, मोदी की गारंटी सीए लाया गया, यूसीसी लाया जा रहा है, मोदी की गारंटी राम मंदिर बना, मोदी की गारंटी जो हमने कहा 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाएंगे। और आप एक गारंटी तो बताइए जो आपने पूरी की हो। कर्नाटका में पानी पीने की गारंटी नहीं है, आपने हिमाचल में 6 रुपए डीजल बढ़ाने की गारंटी दे दी, वहां पे पेट्रोल डीजल के दाम आपने जिस प्रकार से कहा था 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, कहां पर पूरा किया आपने हिमाचल में? वहां पे तो खुद उनकी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रही है कि सीएम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 टेम्पलेट है। तीसरी बात देखिए, अभी अनुराग जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, अच्छी बात है। इसी सुप्रीम कोर्ट का आज ईवीएम पर फैसला है तो उसको नहीं मानना है, जो है चयनात्मक रूप से उसको कोर्ट करना है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहां पर बैठे हुए किसी को पूछ लीजिए कि संदेश खाली पर कितने ट्वीट किए, इनको नहीं, मैं कह रहा हूं प्रियंका वाड्रा ने कितने ट्वीट किए, राहुल गांधी ने कितने ट्वीट किए, वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया ना, ये महिलाओं के साथ है। और अगर हमें कोई वोट नहीं दे रहा तो अमेठी से चुनाव लड़वाइए ना राहुल गांधी को, किसने रोका? इतनी मेहनत कर रहे हैं ना वो, तो राहुल गांधी से बोलिए चुनाव लड़ने के लिए। एक आखिरी टिप्पणी, देखिए पहले कहा जाता था कि टीना
देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। आज वो टीना बन चुका है नीता, जिसको मुझे पता है तहसीन बोलेंगे सीता। ये नीता का मतलब होता है नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार रिपीट, तो हमारी उत्तराखंड की सरकार रिपीट, उत्तर प्रदेश की सरकार रिपीट, गुजरात की सरकार रिपीट और केंद्र की सरकार अनुराग रिपीट। जी, मैं आपके पास आऊंगी। तहसीन जी, उसके पहले टिप्पणी, वो अमेठी से चुनौती दे रहे हैं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है क्यों नहीं लड़ लेते हैं राहुल गांधी वहां से चुनाव, क्या दिक्कत है? तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाएगी। हमने पूछा कि क्यों नरेंद्र मोदी जी यहाँ से नहीं लड़ते, वहां से नहीं लड़ते। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जयंत जी ने एक बात की, मैं से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा टॉटॉय स्ट्रैटेजी। मैं बिल्कुल, ये टॉटॉय स्ट्रैटेजी भाजपा की बिल्कुल सही है। नीटा, रीटा, टीना, इनका जो भी हो सब सही है। टॉटॉइस क्या करता है पता है? कछुआ क्या करता है चित्रा जी? जब वो कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी आती है ना, अपने शेल के अंदर छुप जाता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं कछुआ, एकदम छुप के बैठ जाता है। वो कोविड, आपको याद है कोविड की आपदा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार जीएसटी ले रही थी ऑक्सीजन पे। चित्रा जी, मुझे एक देश बताइए जिसमें ऑक्सीजन पे टैक्स लिया गया। थी आपके साथ केंद्र की सरकार? इनके एमपीज को ऑक्सीजन मैंने सप्लाई किया। ये लोगों के साथ ही साथ खड़े रहते। वो जब पलायन हो रहा था माइग्रेंट्स का, थी केंद्र की सरकार उनके साथ? क्या क्या उनके साथ? आज एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, जिनसे चंदा लिया है वो कंपनीज के वैक्सीन की वजह से हो रहा है हार्ट अटैक। इसका कोई हमारे पास डेटा है? कोई डेटा नहीं। क्यों डेटा नहीं है? आज कैंसर का नॉर्थ इंडिया के अंदर पेंडेमिक लगा रहे हैं। मैं इंदाज नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं हार्ट अटैक हो रहे या नहीं हो रहे। आपके कलीग्स को हुए या नहीं हुए? कोई इसकी जांच हुई? क्या बैठे कि नहीं सरकार ने? आज एक कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है। देश के सारे डॉक्टर्स कहते हैं कैंसर पोल्यूशन की वजह से होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग चेयर की सारी सूबों की, क्यों कैंसर और छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो गया, छोटे छोटे बच्चे लेकर इनहेलर ले रहे। क्या ये आपदा है या नहीं देश पे? जब जब इस देश पे आपदाएं है, तब तब केंद्र की सरकार भाग गई है। आप भूल गए नोटबंदी में किस तरह से हंस रहे थे? आप कहेंगे नोटबंदी के बाद हम चुनाव जीतते, उत्तर प्रदेश की देश की, वो सब ठीक है, लेकिन इस देश पे आपदा लाने वाली भाजपा है। भाजपा ने देश पे आपदा लाया। और मैं इस बात को मानता हूं आशुतोष जी की, कि जो है विपक्ष ठीक से अपना मुद्दा सामने नहीं रख सकती, ये बात को मैं मानता हूं। तो इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, विपक्ष अगर मुद्दा ठीक से सामने नहीं इसके लिए रखा है बीजेपी कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए ना मीडिया जिम्मेदार है। ये बात को मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन को अपने मुद्दों को और सरल तरीके से रखना चाहिए, ये बात है। लेकिन ये जो आशुतोष जी कह रहे, राहुल गांधी मेहनत करे, राहुल गांधी तरह तरह गांव सूबे जा रहे, वो अपनी बात करे, उन बातों को कितना प्राथमिकता मिलती। वो जो बात करे नौकरी की बातें करे, उस पर क्या बात हो रही? आप कह रहे हो कि नौकरी हमने दी, हमारी गारंटी है। आज लोग जा रहे हैं रशिया के अंदर, आर्मी के अंदर शामिल होने के लिए, उन्की मृत्यु हो रही, क्या उस पर बातचीत हो रही है? आज इजराइल लोग जा रहे हैं, कोविड की बात की। कोविड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह इन्होंने यही राग आलापा। वहां पर किसको मैंडेट मिला? और मैं आपको बताना चाहता हूं 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किसने किया? 220 करोड़ टीके कोविन ऐप के माध्यम से किसने लगवाए? और किसने वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का काम किया कि बीजेपी की वैक्सीन है? बीच में मत बोलिएगा। मुझे बताइए कि किस प्रकार से कोविड के समय पर कौन कार्यकर्ता नीचे काम कर रहा था और कौन गायब हो गया था और कौन केवल दुष्प्रचार फैला रहा था? मुझे बताइए कि कोविड की जब ये लोग बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि नोट छाप दीजिए, हमने कहा नोट नहीं छापेंगे, जिसको जितनी आवश्यकता होगी उतनी मदद करेंगे। आज 5.5% यहां पर इन्फ्लेशन, प्लीज डोंट इंटरप्ट। आज चित्रा जी, दुनिया के बड़े बड़े देशों में, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में 40-40 वर्ष की इन्फ्लेशन रेट है। यहां पर आज देखें तो 5.5% से कम की इन्फ्लेशन रेट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दुष्प्रचार करना बंद कीजिए और केवल इतना बोलिए, नहीं इतना बोलिए, केवल इतना बोलिए। एक वाक्य, राहुल गांधी ने कोविड की वैक्सीन ली कि नहीं ली, उसका तस्वीर डाला कि नहीं डाला? एक लाइन, एक वाक्य बताइए, राहुल गांधी वैक्सीन ली कि नहीं? एक लाइन, देश में कोई इन्फ्लेशन है, इनको जरा ले जाइए सब्जी मंडी में, टमाटर के दाम दिखाइए इनको दिखाइए। टमाटर कितने का मिलता है 1 किलो बताइए? 100 से ऊपर है, 100 से अधिक। मतलब कुछ भी बोलेंगे आप, गूगल पे चेक कर लीजिए, अगर 100 से ऊपर है तो बता दीजिए। ये तहसीन पूनावाला रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं, टमाटर का दाम 1 किलो का 100 रुपए बता रहे, आशुतोष जी भी हंस रहे। 30-40 रुपए किलो है। बताइए, मैं धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। 100 रुपए किलो टमाटर महंगाई थी, टमाटर प्याज के दाम बढ़े थे, 100 रुपए किलो बताइए, कम हो गई है, अभी कम हो गई है। 100 रुपया टच हुए थे। मैडम अभी की मैंने बात की, ये बात सच है कि टच हुए थे, 100 रुपए किलो मिल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल 40 रोलेक्स की घड़ी पहनने वाला टमाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके, हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर। कोई लॉजिक होता है क्या? ये कोई लॉजिक? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी घूमते, वो नहीं खाते, अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। पर्सनल पार्टी क्यों कर रहे हो? उनको पता है ना आप कौन सी घड़ी पहनते, कौन से ब्रांड की वजह से। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। मैं तो घड़ी भी नहीं पहनता भाई, आपका टाइम ही खराब है। चित्रा जी, जिस देश के अंदर में रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता इतने खुश हों और जहां पे देश का युवा रोजगार लेने के लिए युद्ध के देशों में जा रहा है, सोचो उस मां पे क्या गुजरती होगी
कि बेरोजगारी का दर्द कितना बड़ा है। एक मां कलेजे पे पत्थर रख के अपने बेटे को नौकरी के लिए बाहर भेजती होगी ना, जहां युद्ध चल रहा है, कम से कम मेरे बेटे को रोजगार मिल जाएगा। यही सरकार ने कहा था ना, हम आएंगे सबको खुशी देंगे, ये खुशी है। कोविड की बात करें, कोविड में कितने लोगों की मौतें हुई हैं सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से, तड़प तड़प के लोग मरे हैं, मौतें हुई हैं, कोई भूला नहीं है शमशान घाट की वो लाशें। हो सकता है कि सरकार को ना दिखाई दे रहा हो। और नोटबंदी में भी, लॉकडाउन में भी आपके पास ट्रेनें खड़ी रही, बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चले, हजारों किलोमीटर साइकिल चला के लोग गए, कितने लोगों की मौतें हुई, कौन जिम्मेदार? नोटबंदी में लोगों की मौतें हुई, जिम्मेदार कौन? लॉकडाउन में लोगों की मौतें हुई पैदल चल चल के, जिम्मेदार कौन? कोविड में बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, जिम्मेदार कौन? युद्ध के देश में यहां पे बेरोजगार रोजगार करने जा रहा है, जिम्मेदार कौन? किसान के ऊपर में यहां गोलियां चलती हैं, किसान पे आंसू गैस के वार होता है, कील कांटे बिछाए जाते हैं, जिम्मेदार कौन? महिलाओं को रोड पे घसीटा जाता है, जिम्मेदार कौन? छात्रों पे लाठियों की बौछार होती है, पेपर लीक होता है, जिम्मेदार कौन? सब जिम्मेदार विपक्ष। अब चित्रा जी सत्ता का कोई सत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं। चित्रा जी इसी प्रकार का, अब देखिए एक एक करके बात रखेंगे ताकि मेरी आवाज जनता को जा सके। इसी प्रकार से अनुराग जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। मैंने नोट कर लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार इसी प्रकार का दुष्प्रचार उत्तर प्रदेश और महाकुंभ के खिलाफ कोविड को लेकर फैलाया गया। उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा हैंडल किया और केरल जिसने सबसे बुरा हैंडल किया, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई, आज वो केरल की ऐसी संकट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल को स्पेशल पैकेज देना चाहिए और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आपने 18% बेरोजगारी दर छोड़ा था और 2.5% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब दीजिए, जिम्मेदार कौन था उसका? आप लोग रोजगार देते थे, नौकरी देते थे, जिनके हाथ में कट्टे थे, जो माफिया थे, जो अफसाल अंसारी के लोग थे, और आज वहां पर नौकरी मिल रही है लोगों को। जिस प्रकार से स्टार्टअप वहां पर शुरू हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? और इसलिए मैं बीच में बोला, देखिए लगातार मेरे समय पर अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, कोई बात नहीं, अनुराग जी प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि कोविड को लेकर ये सारी जो बातें, जैसे देखिए चित्रा जी लगातार, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से मैं बोलूंगा, पर आज तक थोड़ा तो सहयोग करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यही बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले की थी या नहीं की थी, ये तो एआई वर्जन लग रहा है अनुराग भदौरिया का। और उसके बाद भी अगर जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया तो हो सकता है कि आप ओपिनियन पोल के बाद, ईवीएम के बाद जनता को भी गाली देने लगेंगे, और यही इनका चरित्र है। नौकरी के लिए भेज रहे उस मास्क। अब चाल चरित्र और चेहरा किस पार्टी का क्या रहता है, सब एक लाइन में जल्दी से। चित्रा, कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से स्मेल द कॉफी, नेशनल पॉलिसी क्या मुझे बता दीजिए, फाइल की नोटिंग दिखाइए, तब तक केंद्र की सरकार सो और कोविड के वैक्सीन और राज्य सरकारों को क्या बोला था? मैं तो राज्य सरकार ने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन जिस तरह का दंगल इस वक्त देखने को मिल रहा है स्टूडियो में, क्या ऐसा ही 2024 के चुनाव में भी होगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी के 400 पार के अपने दावे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन कितना दिखाएगा दम, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।